अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैप्टन जमशेद को मीठी नींद से जगाने को मेरा दिल न चाहा। मेरे कान बाहर से आती आवाज़ों पर लगे थे। ये आवाज़ें हमारे कॉलेज के पास आकर रुक गईं। फिर किसी के दरवाजे को अपनी तरफ खींचने की आवाज़ आई। मैं बिस्तर से उठा और दबे पाँव साथ वाले कमरे में आ गया, जिसके दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। बाहर कोई आदमी उस दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल रहा था। ये दो आदमी लगते थे। उनमें से एक ने अपनी ज़बान में दूसरे को कुछ कहा। ये ज़बान शायद तेलुगु थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु ज़बान ही बोली जाती है। तमिल ज़बान सूबा तमिलनाडु में बोली जाती है। मैं समझ न सका कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इतना मालूम हो गया था कि वो दरवाजे पर लगे हुए ताले को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कैप्टन जमशेद को जगा दिया। वो जल्दी से उठ बैठा और कुछ बोलने लगा था कि मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। बाहर वाले आदमी ताले में मुख्तलिफ चाबियां लगा रहे थे, मगर ताला नहीं खुल रहा था। मैंने अपने सरहाने के नीचे से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया और हम तेज़ी से दरवाजे की दोनों जानिब इस तरह खड़े हो गए कि अगर ताला खुल गया और जैसे ही कोई अंदर दाखिल हुआ, उसको वहीं दबोच लिया जाए। बाहर खामोशी छा गई। दोनों ने आपस में कुछ बात की और फिर उनके कदमों के वापस जाने की आवाज़ आई। वो वापस चले गए थे। जब कदमों की आवाज़ दूर चली गई तो कैप्टन जमशेद ने आहिस्ता से कहा, ये खुफिया पुलिस के आदमी ही हो सकते हैं। इसका मतलब है उन्हें हमारे ठिकाने का इल्म हो गया है। मैंने कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ये कोई चोर डाकू हों और घर को खाली देखकर चोरी करने आए हों। कैप्टन ने कहा, चोर होते तो ताला तोड़ देते। ये चोर नहीं थे, यकीनन खुफिया पुलिस के आदमी थे। मैंने कहा, खुफिया पुलिस वाले भी ताला तोड़ सकते थे। ये वापस क्यों चले गए हैं? कैप्टन जमशेद बोला, भाई जी, ये जगह हमें बदल देनी चाहिए। कोई पता नहीं यहाँ कब पुलिस छापा मारने आ जाए। कैप्टन का ख्याल दुरुस्त था। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने उसे कहा, यहाँ से इस वक्त बाहर निकलकर दरख्तों में छुप जाते हैं। यहाँ खतरा है। हम उस वक्त कमरे की खिड़कियों में से दूसरी तरफ निकल गया। अंधेरी रात में हम दरख्तों में ऐसी जगह जाकर छुप गए जहाँ से अगर कोई आदमी मकान के दरवाजे की तरफ जाता तो हमें नजर आ सकता था। मेरे पास रिवॉल्वर था। कैप्टन जमशेद ने किचन में से एक आम चाकू ले लिया था। दरख्तों के नीचे हमें मच्छरों ने तंग करना शुरू कर दिया, मगर हम वहीं बैठे रहे और मच्छरों को भी मारते रहे। जब वहाँ बैठे काफ़ी वक्त गुजर गया और कॉलेज की तरफ कोई न आया तो जमशेद कहने लगा, मेरा ख्याल है वो लोग अब नहीं आएंगे। हमें कमरे में चले जाना चाहिए। मैंने भी सोचा कि अगर ये खुफिया पुलिस के आदमी होते तो अब तक पुलिस को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। ये कोई चोर उचक्के थे। मकान का ताला ना खुल सका तो उन्होंने चोरी करने का इरादा बदल लिया और चले गए। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, मेरा ख्याल है हमें कुछ देर और यहाँ बैठे रहना चाहिए। कैप्टन जमशेद ने कोई एतराज़ न किया और हम दरख्तों की ओट में खामोशी से बैठे रहे। इतने में हमें कुछ फासले पर इंसानों के साए मकान की तरफ बढ़ते नजर आए। मैंने कैप्टन जमशेद को वो इंसानी साए दिखाया। वो भी गौर से देखने लगा। ये 3 इंसान थे जो झुककर बड़ी एहतियात से कदम उठाते मकान की तरफ आ रहे थे। उनका और हमारा फासला 20-25 कदमों का हो गया। 3 आदमी दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। साथ ही ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे वो हथौड़ी से ताला तोड़ रहे हों। ताला टूट गया तो 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए और एक आदमी बाहर ही खड़ा रहा। कैप्टन जमशेद आहिस्ता से बोला, मुझे तो ये चोर लगते हैं। मैंने इन लोगों को अंधेरे में बड़े गौर से देखने की कोशिश की थी। मुझे उनकी पुलिस की वर्दी नज़र नहीं आई थी और उनमें से किसी के पास बंदूक या राइफल भी नहीं थी। मैंने जमशेद को मशवरा दिया कि हमें इन लोगों के बाहर निकलने का इंतज़ार करना चाहिए। अगर तो ये कुछ सामान वगैरह लेकर बाहर है तो इनका चोर होना साबित हो जाएगा। बाहर जो आदमी पहरे पर खड़ा था उसके पास भी अंधेरे में कोई बंदूक वगैरह दिखाई नहीं दे रही थी। बंदूक या राइफल होती तो अंधेरे में भी उसका धुंधला सा खाका नजर आ सकता था। 10-15 मिनट के बाद जो आदमी अंदर गए थे वो भी बाहर आ गया। उन्होंने एक एक गठड़ी उठा रखी थी। बाहर आते ही 3 आदमी दौड़ पड़े और देखते देखते रात के अंधेरे में हमारी नज़रों से ओझल हो गया। हम भी उठे और तेज तेज चलते मकान में दाखिल हो गया। मैंने माचिस जला कर देखा। पहले कमरे में पहले कुछ नहीं था,
लकड़ी के खाली खोखे वगैरह थे जो वैसे के वैसे फर्श पर इधर उधर पड़े थे। हम दूसरे कमरे में आ गया। मैंने यहाँ मोमबत्ती रोशन की तो देखा दोनों पलंगों के बिस्तर गायब थे। वहाँ बिस्तरों के सिवा और कुछ नहीं था। हम किचन में गए, वहाँ मोमबत्ती जलाकर देखा। किचन का तकरीबन सारा सामान गायब था। सिर्फ मट्टी की एक हांडी, एक सुराही, एक पुरानी केतली और एक गिलास ही बाकी रह गया था। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, खुदा का शुक्र है कि ये चोर निकले, खुफिया पुलिस के आदमी नहीं थे। हमने इत्मीनान का सांस लिया और लोहे के बगैर बिस्तर के पलंगों पर ही लेट गया। पंखा उसी तरह चल रहा था। इन चोरों ने छत का पंखा नहीं उतारा था। इसके बाद हम सो गए। सुबह उठकर दरवाजे को देखा, ताला ज़मीन पर टूटा पड़ा था। थोड़ी देर बाद मैडम माधवी आ गई। उसे सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो सोच में पड़ गई। कहने लगी, यहाँ कभी चोर नहीं आया, इन चोरों का आना खतरनाक साबित हो सकता है, आप लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने माधवी से कहा, मैडम हमारा वैसे भी शहर में ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है, तुम किसी तरह हमें शहर से बाहर निकलने की कोई महफूज तरकीब बता दो, फिर तुम्हें भी इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। माधवी कहने लगी, मैं खुद भी यही चाहती हूँ, लेकिन हालात अभी नॉर्मल नहीं हुए। तमिलनाडु की पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है, उनमें इंटेलिजेंस के आदमी भी हैं। कैप्टन जमशेद बोला, इन हालात में तो हमारे शहर में ठहरना और भी खतरनाक है। क्या दरिया के अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो जंगल और पहाड़ियों में से होता हुआ दूसरे शहरों की तरफ निकल गया हो? माधवी कुछ गौर कर रही थी। कहने लगी, आप लोग आज का दिन यहाँ गुजारें, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगी और कोई दूसरा रास्ता तलाश करूँगी, मगर तुम लोग इस मकान में नहीं रहोगे, पीछे दरख्तों के ज़खीरों में किसी जगह छुप कर दिन गुजारोगे। मैं शाम का अंधेरा होते ही आ जाऊँगी, मुझे यकीन है मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगी। माधवी थैले में हमारे लिए खाने के लिए चावल वगैरह लाई थी। वो एम्बुलेंस में बैठकर वापस चली गई। हमने किचन में बैठकर थोड़े बहुत चावल खाया, सुराही में से पानी पिया और किचन से निकलकर पीछे कुछ फासले पर टहली और सुंबुल के घने दरख्तों का जो ज़खीरा था वहाँ झाड़ियों में थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ गया। हमें वहाँ सारा दिन बैठना था। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तार से गुजर रहा था। आसमान पर बादल छाने लगे थे, किसी किसी वक्त धूप भी निकल आती थी। किसी न किसी तरह हमने सारा दिन घने दरख्तों में बैठकर कभी लेटकर और कभी इधर उधर टहलकर गुजार दिया। जब सूरज गरूब हो गया और शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगे तो हम पिछली तरफ से होकर सबसे पहले किचन में गया। वहाँ हांडी में हमने कुछ चावल बचा कर रखे हुए थे। थोड़े से चावल खाए और किचन में ही बैठकर माधवी का इंतज़ार करने लगे। जब शाम का मुल्क जय अंधेरा रात के सुरमई सयों में ढल गया तो दूर से वैगन की आवाज़ आई। माधवी उसी एम्बुलेंस में आई थी। एम्बुलेंस की छत वाली सुर्ख और जर्द और रोशन बत्तियां बुझी हुई थीं। उसका सायरन भी खामोश था। हेडलाइट्स रोशन थीं। एम्बुलेंस मकान की एक जानब खड़ी हुई तो उसकी हेडलाइट्स भी बुझ गई। माधवी फ्रंट से उतरकर मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो हम भी किचन से निकलकर उसके सामने आ गए। माधवी कहने लगी, अंदर आ जाओ। हम दूसरे कमरे में आकर बैठ गए। माधवी के हाथ में चमड़े का थैला था। उसने थैले में से चाय में से भरी हुई थर्मस निकाली और थर्मस के प्याला नुमा ढक्कन में डालकर सबसे पहले कैप्टन जमशेद को दिया। फिर बोली, चाय पीने के बाद आप लोग मेरे साथ जाएंगे, मैंने एक और जगह का इंतज़ाम कर लिया है। दिन के वक्त यहाँ कोई नहीं आया। मैंने कहा, कोई नहीं आया? वो लोग चोर ही थे, बिस्तर और बर्तन उठा कर ले गए। हाँ, माधवी ने कहा, अगर पुलिस के आदमी होते तो अब तक यहाँ छापा पड़ चुका होता। हमने बारी बारी गर्म चाय पिया, फिर एम्बुलेंस में उसी तरह स्ट्रेचर पर लेट गया। माधवी ने हमें नकली ड्रिप लगा दिया। एम्बुलेंस वहाँ से चल पड़ी। एक बार फिर वह मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजर रही थी। एम्बुलेंस आध घंटे तक चलती रही। इसके बाद एक तरफ को घूम कर रुक गया। माधवी ने आकर दरवाज़ा खोला। हमने ड्रिप उतार दिए थे। वो कहने लगी, आ जाओ। यह जगह एक ऐसा जंगल था जहाँ करीबी दरिया बह रहा था। दरिया की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। माधवी ने बताया कि हम लोग दरिया के ऊपर की जानब घाट से 6-7 मील आगे निकले हैं। उस तरफ दरिया थोड़े फासले पर बह रहा है। एक जगह अंधेरे में 2-3 झोंपड़े थे। माधवी ने कहा, यह झोंपड़े वीरान हैं, यहाँ कोई नहीं रहता, तुम लोग यहाँ रहोगे।
मैं तुम्हें सुबह शाम खाना वगैरह पहुंचा दिया करूंगी। हम वाकई इस बग बग झक झक से तंग आ गए थे। मैं ना रह सका। मैंने माधवी से कहा, मैडम, इस चूहे बिल्ली के खेल से तो बेहतर है कि हम दरिया के साथ साथ जंगल में निकल पड़ते हैं। मेरे पास रिवॉल्वर है, कैप्टन के पास चाकू है, हम अपना दिफा कर सकते हैं। माधवी ने झोंपड़े में मोमबत्ती रोशन करके एक ईंट पर जमा दी थी। कहने लगी, मेरी तरफ से बेशक कभी निकल पड़ो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। आखिर मुझे क्या ज़रूरत है कि तुम्हारे लिए एम्बुलेंस लेकर मारी मारी फिरती हूँ। ठीक है, मुझे कैप्टन जमशेद अच्छा लगता है और मैं नहीं चाहती कि यह दोबारा भर्ती पुलिस के टॉर्चर सेंटर में जाए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैंने जानबूझकर तुम लोगों को रोका हुआ है। मैंने मदरत के अंदाज में कहा, मैडम प्लीज़ ऐसा ना समझो, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तुमने जानबूझकर हमें रोका हुआ है। बात असल में यह है कि हम बार बार जगह बदली करने से बोर हो गए थे। कैप्टन जमशेद ने भी माधवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैडम, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। तुमने हमारे लिए ख़ास तौर पर मेरे लिए जिस तरह अपना कैरियर और अपनी जान तक खतरे में डाली है, मैं उसे कभी फरामोश नहीं कर सकूँगा। माधवी की काफ़ी दिलजोई हो गई। वो मुस्कराने लगी। कैप्टन जमशेद, मैं बड़ी साफ बात करने की आदी हूँ। यकीन करो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अगर मोहब्बत न होती तो मैं कभी यह कदम न उठाती। माधवी उठकर झोंपड़ी से बाहर चली गई। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, तुम खुशकिस्मत हो कैप्टन कि ये औरत तुमसे मोहब्बत करने लगी है, वरना तुम्हें जेल के जजीरे से फरार करवाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती थीं और हम पकड़े भी जा सकते थे। माधवी झोंपड़े में आई तो उसने अखबार में लिपटा हुआ एक पार्सल उठा रखा था। कहने लगी, इसमें बिरयानी है, ये मैंने तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर ख़रीदी है। थर्मस में चाय भी मौजूद है। तुम्हारी रात आराम से गुजर जाएगी। मैं कल शाम के वक्त आऊँगी और मुझे यकीन है कि तुम लोगों के यहाँ से निकलने का कोई न कोई बंदोबस्त करके आऊँगी। माधवी थोड़ी देर बैठ कर चली गई। हमने कागज़ का पार्सल खोला। अखबार कागज़ों के अंदर केले के पत्तों में गरम गरम बिरयानी थी। आप ज़रूर सोचेंगे कि इस इलाके में बिरयानी कहाँ से आ गया। मैं उस इलाके में रहा हूँ और मेरी दास्तान सुनने वालों में से जो हजरात जनूबी हिंद के शहरों में रह चुके हैं, उन्हें मालूम होगा कि जज़ायर हिंद में बिरयानी बहुत आम पकाई जाती है। होटलों, रेस्तोरानों, यहाँ तक कि छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी बिरयानी के पार्सल मिल जाते हैं। गाड़ी खड़ी होती है तो फेरे वाले लड़के पार्सल पार्सल की आवाज़ें लगाते हैं। प्लेटफार्म पर नमूदार हो जाते हैं। उन्होंने केले के पत्तों में लिपटी हुई बिरयानी के पार्सल टोकरी में रखे होते हैं। आप इक्का दुक्का पत्ते हटाएं तो उसके नीचे गरम गरम बिरयानी निकल आती है, जिसमें गोश्त के छोटे छोटे टुकड़ों के अलावा खूब मसाले डाले गए होते हैं। ये खाना वो अरब ताजर अपने साथ लाए थे, जो कदीम ज़माने में बसरे की बंदरगाह से माल लेकर जहाज़ों के जरिए लाते थे और हिंदुस्तान के जनूबी सहेली शहरों से होते हुए इंडोनेशिया और फिलिपाइन तक तिजारत की गर्ज से जाते थे। ज़हूर इस्लाम के बाद इन ताजरों के साथ मुसलमान बुजुर्ग उलमा हजरात भी ज़रूर आते थे। इन इलाकों में उन मुसलमान बुजुर्गों के जरिए इस्लाम की शमع रोशन हुई। मालदीप और सिंगलदीप और जनूबी हिंदुस्तान के इलाकों में आज भी उस ज़माने की कदीम मस्जिदें आबाद हैं और उन मस्जिदों से 5 वक्त अजान की सदाएँ बुलंद होती हैं। वो रात हमने एक झोंपड़े में बड़ी मुश्किल से गुजारी। मच्छरों ने झोंपड़े के अंदर और बाहर यलगार कर रखी थी। इतने मच्छर मैंने आज तक किसी जंगल में नहीं देखे थे। ऐसे लगता था कि हम मच्छरों के कारखाने में आ गए हैं, जहाँ एक सेकंड में 1000 मच्छर पैदा हो रहे हैं। हम इन खूनी मच्छरों से बचने के लिए वहाँ आग भी नहीं जला सकते थे। खतरा था कि आग देकर कोई इधर ना आ जाए। खुदा खुदा करके रात ख़त्म हुई और मच्छरों से पीछा छूटा। सुबह हमने एक दूसरे का चेहरा देखा। चेहरे मच्छरों के काटने से सूजे हुए थे। दिन के 10 बजे के करीब माधवी आई। हम उस वक्त झोंपड़े के अंदर छुप कर बैठे हुए थे। वो हमारे लिए खाना वगैरह लाई थी। हमारे चेहरे देखकर और मच्छरों के हमले का सुनकर कहने लगी, तुम लोगों ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया कि आग रोशन नहीं किया। ये जगह भद्रवाह स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है और आग को देखकर कोई न कोई ज़रूर इधर आ जाता। स्टेशन पर इलोर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है। उसने हमें इतना डराया कि दूसरी रात भी हमने आग न जली और मच्छरों से हाथापाई करते रहे। दूसरी रात भी आंखों में कट गया। दूसरे दिन माधवी दिन के 12 बजे आई। वो घबराई हुई थी। कहने लगी, भद्रवाही घाट स्टेशन पर
रात पुलिस एक ट्रेन को रोक कर 2 घंटे तलाशी लेती रही। उसने कैप्टन जमशेद की तरफ देखकर कहा, माय डियर कैप्टन जमशेद, मुझे मालूम ही नहीं था। पुलिस के पास तुम्हारी तस्वीर मौजूद है। ये तस्वीर जेल में ली गई थी। अब तुम लोगों को यहाँ से फौरी तौर पर निकलना और मुश्किल हो गया है। कैप्टन जमशेद ये सुनकर हक्का बक्का सा होकर रह गया कि जेल के हुकाम ने उसकी तस्वीर पुलिस को दे दी है। कहने लगा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जेल में मेरी कभी कोई तस्वीर नहीं उतारी गई। माधवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हें वहाँ इतना टॉर्चर किया गया था कि तुम्हें तो अपनी होश नहीं थी। तुम कई बार बेहोश हो जाते थे। जेल के लोग तुम्हारी तस्वीर किसी वक्त भी उतार सकते थे। हम पर माधवी की बातों ने मायूसी तारी कर दी। जब मैंने उनसे पूछा कि इस जहन्नम के झोंपड़े में हमें और कितनी रातें गुजारनी होंगी, तो वो बोली, मैं अभी इस मामले में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि पुलिस चारों तरफ फैली हुई है। पीछे भद्रवई घाट स्टेशन पर तो पुलिस ने छावनी डाल दी है और मेरी इतला के मुताबिक पुलिस के गश्ती दस्ते दरिया की दोनों जानब तुम्हारी तलाश में गश्त लगा रहे हैं। यह सुनकर हम पर मजीद मायूसी छा गई। माधवी अगले रोज आने का कहकर चले गया। दिन को हमने झोंपड़ी के अंदर और कभी झोंपड़ी से बाहर निकलकर इधर उधर झाड़ियों और दरख्तों के नीचे छुप कर गुजार दिया। तीसरी रात को आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम झोंपड़ी में बैठे थे। बारिश की वजह से मच्छरों से थोड़ी सी निजात मिल गई थी, मगर एक और मुसीबत नाजिल हो गई। झोंपड़े की छत जगह जगह से टपकने लगी। पहले टपकती रही, फिर पर नालों की तरफ पानी झोंपड़ी के अंदर हमारे ऊपर गिरने लगा। हम कभी एक तरफ हो जाते, कभी दूसरी तरफ हो जाते। झोंपड़ी नशेबी जगह पर थी, उसके अंदर भी पानी आ गया। हम झोंपड़ी से निकलकर बारिश में भीगते हुए ज़रा ऊपर एक ऊंची जगह पर दरख्तों के नीचे चले गए। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता था। दरख्त बुरी तरह टपक रहे थे, मगर हमारे सामने दूसरी कोई जगह नहीं थी। वहीं एक दूसरे के साथ लग कर बैठे रहे और रात गुजर गई। बारिश पिछले पैर रुक गई थी। बैठे बैठे दरख्त से टेक लगाकर बारिश में टपकते दरख्तों के नीचे किसी वक्त थोड़ी देर के लिए सो भी गए थे। दिन की रोशनी में देखा कि नीचे झोंपड़े बारिश के पानी में तैर रहे थे। नाचार उसी जगह पर बैठे रहे। आधा दिन गुजर गया। माधवी की गाड़ी कहीं नजर न आई। भूख और प्यास महसूस हो रही थी। हमने पिछली शुरू रात को थोड़े से चावल खाए थे और पानी पिया था। अब दिन आधा गुजर गया था। मैं तो इससे भी ज़्यादा देर तक भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकता था, मगर कैप्टन जमशेद के होंठ प्यास से खुश्क हो रहे थे। कहने लगा, मैं बारिश का पानी पीने लगा हूँ। मैंने उसे कहा, जिसे तुम बारिश का पानी कहते हो, इसमें गंदा पानी भी शामिल है। यह पीने से बीमार पड़ जाओगे। तीसरे पैर जाकर कहीं बारिश का पानी उतरा और हम कीचड़ में से गुजरते हुए झोंपड़ी में आ गया। ठीक उस वक्त माधवी की एम्बुलेंस आ गया। उस वक्त मुझे माधवी पर सख्त गुस्सा आ रहा था। मुझे यूँ महसूस होने लगा था जैसे इस औरत ने जानबूझकर हमें रोक रखा है और हमें पुलिस का खौफ दिलाकर आगे नहीं जाने दे रही है। वो हमारे लिए खाना और गर्म कॉफ़ी से भरा हुआ तरमस लाई थी। कहने लगी, रात की बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर दिया है। मैं तुम्हारे लिए कीमे की खिचड़ी पकवा कर ली हूँ। ये हैदराबाद की खास सौगात है। मैंने किसी कदर तलख लहजे में कहा, मिस माधवी, प्लीज़ हमें वाज़े तौर पर बता दो कि आखिर हम कब तक यहाँ पड़े रहेंगे। माधवी संजीदा हो गई। कहने लगी, क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ ड्रामा कर रही हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा तो बेशक यहाँ से चले जाओ, लेकिन अगर पुलिस ने तुम्हें यहाँ से निकलते ही पकड़ लिया तो हरगज़ हरगज़ मेरा नाम किसी के आगे ना लेना। कैप्टन जमशेद ने नरम लहजे में माजरत पेश करते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। असल में हमें यहाँ मच्छरों ने परेशान कर रखा है और कोई बात नहीं है। माधवी का चेहरा अभी तक संजीदा था। हम काफ़ी पी रहे थे। कहने लगी, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, अपने शौक़ के लिए नहीं कर रही। मैंने मायूसी के साथ कहा, हमें तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक यहाँ मज़ीद कितने दिन रुकना होगा? वो पहले तो कुछ ना बोली, फिर कहने लगी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। यहाँ से मैं सीधी भद्रवई घाट के स्टेशन जाकर हालात का जायज़ा लूँगी। कल किसी वक्त आकर तुम्हें बताऊँगी। जब वो चली गई तो मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, कैप्टन, मेरा ख्याल है अब हमें मैडम माधवी की बातों पर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से अपने तौर पर निकल जाना चाहिए।
कैप्टन जमशेद ने कहा, मैं तो पहले भी तुम्हें यही कहता था, और अब भी मेरा ख्याल है कि हमें इस औरत पर एतबार नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, यह औरत तुम्हारी मोहब्बत में एक अजीब खेल खेल रही है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, ये औरत तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहती है। यह मोहब्बत का मनफी खेल खेल रही है। कैप्टन जमशेद के चेहरे पर सोच की लकीरें उभरने लगीं। मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर तुम क्या कहते हो? मैंने जवाब में कहा, कल का दिन देख लेते हैं। देखते हैं कल ये औरत आकर हमें क्या बताती है। वो दिन और रात भी हमने झोंपड़े में और कभी झोंपड़े से बाहर दरख्तों में गुजार दिया। दूसरे दिन बारिश न हुई, जिसके लिए हमने खुदा का शुक्र अदा किया। अगले रोज़ दोपहर के वक्त माधवी, वो घबराई हुई थी या घबराहट की अदाकारी कर रही थी, कहने लगी, भद्रवाही घाट पर तो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस के पास कैप्टन जमशेद की तस्वीरों की कापियाँ मौजूद हैं, और पुलिस हर मुसाफिर को गौर से देखने के बाद स्टेशन से बाहर जाने की इजाज़त देती है। उसके बयान के मुताबिक हालात ज़्यादा संगीन थे। उसने हमें ख़ास तौर पर ताकीद की कि हम रात के वक्त भी झोंपड़ी से बाहर ना निकलें। वो हमारे लिए जो थोड़ा बहुत खाना लाई थी, वो हमने खाया। हमारे पास कुछ देर बैठने के बाद माधवी दूसरे रोज़ आने का कहकर चली गई। जब वो चली गई तो हमने एक दूसरे की तरफ मैनिखेज नज़रों से देखा। हमारे चेहरों के तासुरात बता रहे थे कि हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं।